नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और ये जबरदस्त हंगामेदार रहा। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर निशाना साधा, तो वहीं अखिलेश ने आरोप लगाए हैं कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हो चुकी हैं। मरीजों को ना तो डॉक्टर्स मिल रहे हैं और ना ही दवाइयां, और ना ही अस्पतालों में स्ट्रेचर हैं। क्या कुछ हुआ वार और क्या कुछ हुआ पलटवार, सुनिए। यहां माननीय सदस्य ग्रामीण क्षेत्र से सब आते हैं। अगर एम्बुलेंस के लिए फोन किया जाए तो आज स्थिति यह पैदा हो गई है कि एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पा रही, और अगर ग्रामीण क्षेत्र से कहीं से फोन आया होगा 108 एम्बुलेंस के लिए तो वो एम्बुलेंस नहीं पहुंची है। और कई बार ये जानकारी मिली है, वो अखबारों में भी छपा है, टीवी में चला है, न्यूज में आई है बातें। एम्बुलेंस तब मिली है जब कुछ उस पर पैसा वसूल लिया गया है, और अगर मरीज पैसा नहीं दे पाया है तो उसको वहीं उतार दिया गया। ये 108 सुविधा और 102 सुविधा इसलिए उत्तर प्रदेश में चलाई गई थी और समाजवादी सरकार में शुरू की गई थी कि कम से कम ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग दूर दराज में हैं और गरीब हैं, उनके पास इंतजाम नहीं अस्पताल पहुंचने का, वो फोन मिलाएं, जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस आए और वो अपने इलाज करा सकें। पहले तो एम्बुलेंस नहीं आ रही है, एम्बुलेंस अगर आ भी जाए तो अस्पताल पहुंच करके इलाज नहीं है वहां पर, क्योंकि पर्याप्त डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर किस समय आएंगे ये भी जानकारी नहीं है। अगर इलाज के लिए डॉक्टर मिल गए, पर्चा बन गया, देख लिया डॉक्टर ने, तो जांच के लिए कहां जाए, और बिना जांच के क्या इलाज होगा? अगर उसकी जांच नहीं होगी तो इलाज क्या होगा? एक्सरे के लिए, जांचों के लिए कोई इंतजाम नहीं सरकार के पास। और फिर दवाई का जहां संकट है, बड़े पैमाने पर संकट है, और इधर जो खबरें आई हैं अखबारों की, मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं, लेकिन फिर भी जो जानकारियां मिली हैं, हमारे लोग मौके पर पहुंचे हैं। अगर परिवार का सदस्य को इलाज नहीं मिल पाया, मृत्यु हो गई, तो कई ऐसी सूचनाएं हैं जहां पर मोटरसाइकिल पर, अपने कंधों पर अपने परिवार के सदस्य को गांव तक लेकर के गए हैं। सरकार क्या व्यवस्था नहीं कर सकती लाश को ले जाने के लिए? और अगर अस्पताल में मरीज आ रहा है तो स्ट्रेचर नहीं है, सबसे बेसिक चीज एम्बुलेंस, फिर अस्पताल पहुंच करके स्ट्रेचर्स, और किस विभाग में जाकर के इलाज हो वो, और उसके बाद जांचें। इस सरकार ने, जो अपने आप को दावा करती कि डबल इंजन की सरकार है, और पता नहीं कहां से सीख करके आए कि विश्व में सबसे अच्छी योजना यही चलाते हैं। अच्छा करने का प्रयास किया है, उसमें सुधार हुआ है। आज सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार का ही प्रभाव है और संयुक्त कार्रवाई का ही परिणाम है कि आज प्रदेश के 59 जनपदों में एक मेडिकल कॉलेज या तो बन चुका है या बनने की ओर अग्रसर है, उस पर कार्रवाई चल रही है। जो शेष 16 जनपद हैं, उन पर भी इस कार्रवाई को सरकार आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मेडिकल कॉलेज से उनको परहेज है, हॉस्पिटल की सुविधा से उन्हें परहेज है, और तो और कोरोना महामारी के दौरान पता नहीं नेता प्रतिपक्ष कहां गए थे। मुझे तो लगता है किसी ने, हम लोगों ने तो कभी नहीं देखा उनको बाहर निकलते हुए। 3-4 चरणों में दुर्भाग्य से इनसे तो वहीं विधानसभा में सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच में जुबानी जंग देखने को मिली। अखिलेश यादव ने कस्टोडियल डेथ और अस्पतालों की दुर्व्यवस्था का मुद्दा उठाया, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को प्रदेश को गुमराह नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री के बयान के बाद सपा ने सदन से वॉकआउट तक कर दिया था। बिल्डिंग बनाने से मेडिकल कॉलेज नहीं चलेगा, उससे अच्छे डॉक्टर्स नहीं बनेंगे। जब तक जो नेशनल मेडिकल काउंसिल जो कहती है उसके मानक से डॉक्टर हो, स्टाफ हो, इसके साथ साथ जो आपके जिला अस्पताल हैं वहां इलाज नहीं है। पीएससी सीएससी की हालत बहुत खराब है। आए दिन हमें देखने को मिलता है कि एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची, और अगर एम्बुलेंस पहुंच भी गई
तो हो सकता है कि एम्बुलेंस में बैठाने के लिए, उतारने के लिए पैसा वसूला जाए। जो अस्पतालों से सूचनाएं आ रही है, दवाई नहीं है, मशीनें नहीं चल रही हैं, लाइट नहीं है, तो एक्सरे की जो कॉपी मिलनी चाहिए मरीज को वो नहीं दे पा रहे हैं। तो पिछले 5 साल के और अब जो सरकार शुरू हुई है, पूरी तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं इस सरकार में ठप हैं। आए दिन आप देख सकते हो। और मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि सरकार जानबूझ करके ये सरकारी अस्पतालों को बंद करना चाहती है, प्राइवेट हाथों में देना चाहती है। ये प्राइवेट हो जाएं, इलाज प्राइवेट हो, इस रास्ते को अपना रही है सरकार। तो आपने सुना अखिलेश यादव साफ तौर पर कहते नजर आए हैं कि सरकार की कोशिश है कि जो सरकारी अस्पताल हैं उनको बंद कर दिया जाए और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के हाथ में सारी व्यवस्था दे दी जाए। इसी की तरफ वो अग्रसर है, उनकी कार्यप्रणाली अग्रसर है। यही वजह है कि लोगों को सुविधा नहीं दी जा रही है। ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे, अनिल के अंकुर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि 11 बजे तक के लिए, कल 11 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया है। हंगामा बहुत ज्यादा आज हुआ है। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं, अनिल के अंकुर जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। अनिल जी, जिस तरीके से आज का पूरा दिन हंगामेदार रहा वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के, महंगाई को लेकर के, तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर सपा जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि सपा ने इस बार स्वास्थ्य सेवाओं का जो मुद्दा उठाया उसमें वो उल्टा ही घिरती हुई नजर आई, क्योंकि पैंडेमिक का जिक्र कर दिया यहाँ पर मुख्यमंत्री ने। देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय प्रदेश में बहुत बड़ा मुद्दा है स्वास्थ्य का, और स्वास्थ्य के मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से अखिलेश यादव ने मुद्दा उठाया है वो निश्चित से एक अहम मुद्दा हो सकता है। क्योंकि अखिलेश यादव ने जैसा कि सदन के अंदर आरोप लगाया कि जिन अस्पतालों को, जिन मेडिकल कॉलेजों को समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान निर्माण का जितना उन्होंने कराया और जितना जहां छोड़ आए थे उतना ही यहाँ पे हुआ है, उससे ज्यादा 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा है, ऐसा अखिलेश यादव ने सदन में कहा। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि ये जो भाजपा सरकार है, इनके जो स्वास्थ्य मंत्री है, जो डिप्टी सीएम है, ये केवल छापामार मंत्री है, ये केवल छापामार कार्रवाई करते हैं, इनको जनता के स्वास्थ्य से मतलब नहीं है। और जो उन्होंने ऑक्सीजन की कमी से लेकर के दवाओं की कमी और जो क्लिनिकल जो सिस्टम है उस पर तमाम सवाल उठाए। वहीं मुख्यमंत्री ने भी आज जो आज एक अच्छी बात ये थी कि सदन में जिस तरीके से बहस होनी चाहिए वो बहस का थोड़ा माहौल दिखाई दिया। बहुत लंबे समय बाद मतलब विधानसभा में एक स्वच्छ बहस होती दिखाई दी कि विपक्ष ने अपनी बात कही और उसे बात कहने के बाद सत्ता पक्ष ने भी, मुख्यमंत्री ने खुद उसका जवाब दिया और अखिलेश के जो आरोप थे और बल्कि अखिलेश सरकार की जो पुरानी सरकार थी 2017 के पहले सरकार, उसको घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने कुछ किया ही नहीं था और समाजवादी पार्टी ने कुछ किया तो आज ये हालत ना होती। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में इंटेफ्लाइटिस फैलता था, उसको लेकर के भी तमाम मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी चार बार सत्ता में रही है और 4 बार सत्ता में रहने के बावजूद इतने बड़े बड़े रोग जो इंटेफ्लाइटिस से जहाँ पे हजारों की संख्या में बच्चे मर जाते थे उसमें उनको ध्यान नहीं दिया गया 4 बार में। और हमारी सरकार एक बार आई, डबल इंजन की सरकार आई, उसमें लाभ मिला। तो ये निश्चित रूप से आप देख सकते हैं अलग अलग मुद्दों पर भी देखने को मिली और आज जो है स्वास्थ्य सेवाओं के साथ इन मुद्दों का आगाज हो चुका है। ये साफ तौर पर देखा भी जा सकता है और समझा भी जा सकता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ माफिया अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। योगी सरकार शिकंजा कस रही है। एलडीए का बुलडोजर अतीक अहमद के गुर्गे के अपार्टमेंट का अवैध हिस्सा गिराने पहुंचा। एलडीए के अधिकारियों के साथ भारी तादाद में पुलिस बल भी मौजूद था। एलडीए वीसी ने अवैध इमारतों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हुए हैं। तो वहीं नोएडा में दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें कि नोएडा के सेक्टर 21 में जब मजदूर दीवार को बनाने का काम कर रहे थे उसी दौरान दीवार गिर गई, जिसके चलते लगभग 4 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई और 9 मजदूरों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। तो वहीं हादसे पर शोक जताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 लाख रुपए देने की घोषणा करी है। साथ ही यहां पर ठेकेदार जो काम कर रहा था उस पर कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। इस दौरान
मामले में हमारे संवाददाता ने अधिकारियों से भी खास बातचीत करी। अधिकारियों ने क्या कुछ कहा है, देखिए। नोएडा में बड़ा हादसा हो गया। नोएडा के सेक्टर 21 में एक दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो चुका है। करीबन 4 लोग की जो सूचना है वो बनने की है और जो 9 लोगों का इलाज इस समय जिला अस्पताल में चल रहा है। हमारे साथ मौजूद है सीएफओ सर। किस तरह से ये आज ये हादसा हुआ, क्या कुछ मामला रहा है यहाँ पर? ये एक बाउंड्री वाल गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी लगभग 9:45 बजे और हमारी पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित हुई थी और यहाँ आने के बाद हम लोगों ने मिल करके, यहाँ पर स्थानीय पुलिस भी आ गई थी, तो सभी लोगों ने मिल करके 12 लोगों को रेस्क्यू किया और उन सभी लोगों को हॉस्पिटल भिजवाया गया, जिनमें 4 काफ़ी सीरियस थे। सर, बताया जा रहा है कि 4 लोगों की जो है मौत हो गई है। जो 9 लोग हैं उनका जो इलाज इस समय चल रहा है, उनकी जो हालत जो है वो भी सही नहीं बताई जा रही, खराब बताई जा रही है। ये हॉस्पिटल से ही पता चलेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ से रेस्क्यू करने के बाद सीधे हॉस्पिटल भेज दिए थे और यहाँ घटनास्थल पर मैं लीड कर रहा था और यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा था, तो इसकी सूचना वहाँ से ही मिल पाएगी। सर, यहाँ पर क्या कुछ दीवार में क्या कार्य चल रहा था दीवार के? ये स्पष्ट तो नहीं पता चला, शायद नाले की सफाई जैसा काम कुछ चल रहा था और लोग बता रहे थे कि नाले में उतरे हुए थे मजदूर वो, और वो बाउंड्री वाल उसी दौरान नाले की तरफ गिरी थी। हाँ, तो ये थे जो सीएफओ ने बताया कि किस तरीके से जो है यहाँ पर जो दीवार का जो कार्य चल रहा था, लगातार जो है ठेकेदार से मजदूर ये भी कह रहे थे कि दीवार गिरने के स्थिति में नहीं, बनाने की स्थिति में नहीं, दीवार गिरने से कभी भी बड़ा हादसा होता है। उसके बावजूद भी जो ठेकेदार है वो यहाँ पे मजदूरों से काम कराता गया। जब लगभग बताया जा रहा है कि लगभग 4 लोगों की जो है इस समय मौत हो चुकी है और जो 9 लोग हैं उनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुकेश सिंह के साथ अमर सैनी, जनता टीवी, नोएडा। गिरने से बड़ा हादसा हो गया, 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोगों का इलाज जो है इस समय जिला अस्पताल में चल रहा है। यहाँ पर दीवार गिरने के बाद कुछ कांग्रेस के जो नेता हैं नोएडा के, वो यहाँ मौजूद हैं धरने पे। न्याय, ये घटना घटी है, दीवार गिरी है, मरे हैं, दबे हैं, इलाज भी चल रहा है, गंभीर हालत है। क्या किस तरीके से इस घटना को देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले हम अपनी संवेदना कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मैं नोएडा महानगर अध्यक्ष रामकुमार तंवर, हम अपनी तरफ से ये उन परिवारों को संवेदना देना चाहते हैं जिन्होंने अपने प्यारों को खोया है। 4 हमारे मजदूर भाई आज अपने प्राण न्यौछावर करके इस दीवार में दबने के बाद, उसके बाद जो हमारे साथी गंभीर रूप से चोटिल हैं जिनका इलाज अस्पतालों में चल रहा है, हम भगवान से कामना करते हैं उनको जल्द स्वस्थ हों। देखिए, आज एक बहुत ही दुखद घटना नोएडा के अंदर हुई है। उसका कारण यहाँ के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं नोएडा अथॉरिटी के, और जो उनके छत्र छाया में पल रहे अपराधी किस्म के जो ठेकेदार हैं, जो उनकी गठजोड़ के कारण ऐसे आए दिन हमारे नोएडा के अंदर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। नोएडा अथॉरिटी ने पिछले 3 साल में ऐसी 1330 के करीब बिल्डिंग को चिन्हित किया है कि जो जर्जर अवस्था में है, लेकिन उन पर आज तक कोई काम नहीं हुआ है। ये जो सोसाइटी है, ये नोएडा की सबसे पुरानी सोसाइटियों में से एक है। तकरीबन 40 साल इस सोसाइटी को हो गए। इसकी दीवार बहुत जर्जर अवस्था में थी। जब ठेकेदार यहाँ काम कर रहे थे तो उनको सारे सेफ्टी मेजर्स अपनाने चाहिए थे, सेफ्टी इक्विपमेंट का यूज़ करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ठेकेदार के ऊपर उन भ्रष्ट अधिकारियों का हाथ है, वो आम जो यहाँ के जो मजदूर हैं उनकी जान को इतनी कीमती नहीं मानते, वो अपनी जेब भरने में विश्वास रखते हैं। उसी का कारण है कि आज हमारे बीच में से हमारे 4 मजदूर भाई अपनी जानों को खो चुके हैं और 2 लोग अभी बहुत गंभीर अवस्था में है। 9 लोगों का इलाज चल रहा है टोटल, जिनमें 2 लोगों की बहुत गंभीर अवस्था है अभी, उनका भी कोई ठीक नहीं है कि वो कब तक ठीक हो पाएंगे। सरकार ने मुआवजा देने की घोषणा भी कर दी है। देखिए, बहुत दुखद बात है कि 4 लाख रुपए दिए। हमारे उन मजदूर भाइयों की जान की कीमत कुल 4 लाख रुपए लगाई है। 4 लाख रुपए से क्या होगा? जो मजदूर हैं उनके लालन पोषण का, उनका जो परिवार जो बच गया है उनके लालन पोषण के लिए 4 लाख रुपए कोई मायने नहीं रखता। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कम से कम 50 लाख रुपए उन मृतक परिवारों को, और 20 लाख रुपए जो घायल हैं, चोटिल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उनको 20 लाख रुपए की मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है। नोएडा में आज सुबह बड़ा हादसा हो गया। दीवार गिरने से 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। फिलहाल जो 10 लोग हैं वो का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। हमारे साथ मौजूद है इसमें सुनील चौधरी, नोएडा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी। सर, किस तरीके से घटना देखते हैं आप? 4 लोगों की मौत हो गई है, बाकी 9 लोगों का जो है मजदूरों का इलाज चल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, घटना बहुत दुखी, निंदनीय है, बहुत दुखी है, मन विचलित है। 4 लोग गरीब मजदूर चले गए, 10 लोग घायल हैं, इनके परिवार का क्या होगा? लेकिन सवाल ये उठता है कि
नोएडा अथॉरिटी ये काम करवा रही थी, नाले की खुदाई करवा रही थी और एकदम ये इतनी बड़ी दीवार गिर जानी कहीं ना कहीं लापरवाही है, कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही है। हमारा कहना यह है कि नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ मुकदमा लिखवाया जाए, जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाया जाए। सीधा हत्या, ये सीधा हत्या कहेंगे इसे। वो बेचारे मजदूर तो यहाँ काम कर रहे थे, उनके 50 लाख का उनका मुआवजा मिलना चाहिए। जो लोग घायल हैं उनको 10 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो समाजवादी पार्टी आंदोलन करेगी, गरीबों को इंसाफ दिलाएगी, गरीबों की आवाज़ दबने नहीं देंगे, क्योंकि ये एक हत्या, अथॉरिटी ने हत्या की है। 4 आदमी ऐसे चले जाना। अगर आप कोई गड्ढा खोद रहे हो या नाला बना रहे हो, देखोगे तो कि ये दीवार गिर सकती नहीं गिर सकती, ये दीवार वजन झेलेगी नहीं झेलेगी। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की भी करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रीतम सिंह के बेटे ने पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस पार्टी के पीसीसी सदस्य पद से इस्तीफा। अभिषेक सिंह के इस्तीफे से कांग्रेस को बड़ा झटका पहुंचा है। पार्टी पर कर्मठ कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाया। सोशल मीडिया में त्याग पत्र तेजी से वायरल हो रहा है। 2 दिन पहले पीसीसी सदस्यों की सूची जारी हुई थी। कांग्रेस पार्टी में लगातार गुटबाजी बढ़ती जा रही है, इस बात का आरोप लगाया है अभिषेक सिंह ने। तो वहीं पिथौरागढ़ से विधायक मयूख मेहर ने भी इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा दे दिया है। अभिषेक सिंह और मयूख मेहर के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में हलचल तेज हो चुकी है। कर्मठ कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगा है। सोशल मीडिया पर तेजी से त्यागपत्र वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले पीसीसी सदस्यों की सूची जारी हुई थी। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देर शाम दिल्ली के लिए रवाना हुए। सीएम धामी के दिल्ली दौरे को लेकर के उत्तराखंड सियासत में चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन का साफ तौर पर कहना कि सीएम धामी कई केंद्रीय नेताओं से राज्य हित के मुद्दों पर मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी जब भी दिल्ली जाते हैं तो वो उत्तराखंड के लिए कोई ना कोई सौगात लेकर वापस आते हैं। हालांकि उन्होंने यूके और विधानसभा बैकडोर एंट्री मुद्दे को लेकर के भी कहा कि यूके मामले में लगातार जांच हो रही है और विधानसभा भर्ती प्रक्रिया को लेकर जल्द ही रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि स्थिति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उत्तराखंड वापस आने पर साफ हो जाएगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाते रहते हैं और अपने दिल्ली दौरे में वे हमारे केंद्र के मंत्रियों से मिलते हैं, संगठन के बड़े नेताओं से मिलते हैं, मंत्री जी से भी होती है और हर बार जब भी जाते हैं तो प्रदेश के हित के लिए कोई ना कोई बात करके और आश्वासन लेकर के या किसी प्रकार की घोषणा लेकर के आते हैं। इस बार भी जो उनका दौरा है वे विकास से भी जुड़ा हुआ है और कुछ संगठनात्मक बिंदु भी हो सकते हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर उनका दौरा महत्वपूर्ण है और जो कुछ भी स्थिति रहेगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी जब वहाँ पर प्रेस से बात करेंगे उसे पूरी बात को स्पष्ट कर देंगे। लेकिन जहाँ तक भर्ती घोटाले का सवाल है तो जहाँ एक और यूपीएस की जो भर्ती है, जो जांच चल रही है, वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और विधानसभा भर्ती के मामले में अंतिम रिपोर्ट भी आ चुकी है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।